हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने हमारी एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या पेपर पैटर्न होता है, कट ऑफ वगैरह का भी हमने आइडिया ले लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे, कितने यूनिट्स हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें दी गई है सिलेबस में, है ना। तो क्योंकि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले हमें सिलेबस तो पता होना ही चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या चीज़ें हैं और किस लेवल का हमारा एग्जामिनेशन है। हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए ना कि हमें किस लेवल की मेहनत करनी है इस सब्जेक्ट में, है ना। पेपर वन की इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको लास्ट सेशन में समझा दी थी कि कितना इंपॉर्टेंट है अब पेपर वन को तैयार कर पाना करना, है ना। तो आज हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे सिलेबस में ना टोटल 10 यूनिट्स हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो यूजीसी नेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है ना वेबसाइट पे, आप उसको डाउनलोड करके अपने जो स्टडी टेबल है ना उसके ऊपर चिपका लीजिए बिल्कुल। क्योंकि तैयारी अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको नहीं पता है सिलेबस के बारे में, तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आपको एकदम याद होना चाहिए कि कौन सी यूनिट है। मैं कहूँ अगर 6 यूनिट हमारी, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 यूनिट का मतलब कौन सी यूनिट, लॉजिकल रीजनिंग, है ना। तो सिलेबस का प्रिंट आउट आप उसकी हार्ड कॉपी रखिए अपने पास, ऐसे नहीं कि फोन में डाउनलोड कर लिया, ऐसे नहीं। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के रखिए, ठीक है। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट यूनिट है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये देखिए सिलेबस का ना जो 10 यूनिट है ना, तो इन 10 यूनिट का कोई मतलब है, मतलब हम तैयारी करने जा रहे हैं हायर एजुकेशन के टीचर बनने की, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। नेट क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। तो अगर हम हायर एजुकेशन के टीचर बनने जा रहे हैं ना, तो ये 10 यूनिट ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये 10 की 10 यूनिट। ठीक है, ये 10 यूनिट का नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सिलेबस तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। बट इन जनरल लाइफ अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं ना हायर एजुकेशन की, तो आपको इन सारी यूनिट्स की नॉलेज समझ होनी ही चाहिए। मैं बताती हूँ कैसे, देखिए। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या मतलब है कि जो टीचर है ना, उसका एप्टीट्यूड मतलब जो स्किल है, जो टीचिंग की स्किल है, वो आप में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो हमें डेवलप करनी होगी। वो किस तरीके से करते हैं वो हम टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट में पढ़ेंगे अच्छे से, कि टीचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना। टीचर सेंट्रिक मेथड, लर्नर सेंट्रिक मेथड, और जो अलग अलग जो स्कॉलर्स ने जो जो थ्योरीज दी हैं, वो सारी थ्योरीज और भी बहुत सारी चीजें हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि हम रिसर्च भी, ये एक रिसर्च का भी एंट्रेंस टेस्ट है ना, तो रिसर्च एप्टीट्यूड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च कैसे की जाती है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या मेथोडोलॉजी होती है रिसर्च की, क्या स्टेप्स होते हैं, है ना। कॉम्प्रिहेंशन, देखिए इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कह देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज, अनसीन पैसेज मिलेगा जिसको आपको रीड करना है और उसके आंसर करने हैं वहीं पे अनसीन पैसेज को रीड करके, है ना। कम्युनिकेशन, चलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। मैं आपको इंग्लिश वाला दिखा देती हूँ। देखिए फर्स्ट यूनिट हमारी है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ना। लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लर्नर मतलब जो स्टूडेंट है, जो पढ़ जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंस एंड अडल्ट, जो हम जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं वो अडल्ट होते हैं ना, तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए लर्नर्स का, और उनका जो एकेडमिक डिफरेंस है, सोशल, इमोशनल या कॉग्निटिव लेवल पे जो अलग अलग होते हैं। कॉग्निटिव का मतलब जो दिम, दिमाग के लेवल पे, मतलब जैसे हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है ना। जैसे कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत टॉपर होते हैं, जिनके हमेशा पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं, और कुछ बच्चे थोड़े स्लो होते हैं, है ना। कुछ बच्चों को बिना पढ़ाए ही सब समझ आ जाता है, या फिर कुछ बच्चों को थोड़ा कम पढ़ाना पड़ता है तो भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कुछ बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा हमें ध्यान देने की जरूरत होती है टीचर को, है ना। तो हमें एज ए टीचर पता होना चाहिए कि जो लर्नर है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जब लर्नर अलग अलग होते हैं तो टीचर का जो टीचिंग मेथड है वो भी अलग हो जाता है, पढ़ाने का तरीका भी अलग हो जाता है ना। तो ये लर्नर्स के बारे में हम पूरा समझेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी होते हैं उनके। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल,
ना, जो शिक्षण में काम आने वाले जो चीजें होते हैं ना, टीचिंग एड्स, वो, और फैसिलिटी, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। ये देखिए, अभी ऑनलाइन की इंपॉर्टेंस तो आप लोगों को पता ही होगी, कोविड के बाद से खासकर, है ना। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन के डिफरेंस और उनके मेथड्स, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, ये सारी चीजें, है ना। स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जैसे मैंने अभी कहा, टीचिंग जो एड्स होते हैं जो शिक्षण में काम आने वाले, जैसे ब्लैक बोर्ड है, वो पुराने समय में ट्रेडिशनल मेथड में क्या यूज होते थे, ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड टॉक मेथड, है ना, लेक्चर मेथड। लेकिन जो मॉडर्न जो चीजें हैं उनमें अलग तरीके की चीजें आ गई हैं अब। इवेल्युएशन सिस्टम, है ना, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये देखिए, ये नया कॉन्सेप्ट आया है अभी पिछले कुछ सालों में, कि अब जो इवेल्युएशन सिस्टम में जो, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हो गया, हमारा एग्जाम भी सीबीटी मोड पे होगा ना। इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम, जो इनोवेशंस हो रहे हैं मूल्यांकन प्रणाली में, जो नए नए इवेल्युएशन हो रहे हैं उनके बारे में, है ना। रिसर्च एप्टीट्यूड, नेक्स्ट यूनिट है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हम क्या पढ़ेंगे, रिसर्च का मतलब क्या है, सबसे पहले तो मीनिंग, है ना, क्या होती है रिसर्च, किसको कहते हैं रिसर्च। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, और पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के मेथड्स क्या क्या हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, पहले क्या आता है, हाइपोथेसिस कब बनती है, डेटा कलेक्शन कब होता है ना। और थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग में फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, जो हम जब थीसिस लिखते हैं तो रेफरेंसिंग के क्या स्टाइल होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से हम साइटेशन देते हैं, कैसे बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, है ना। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च में जो आईसीटी के कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है आईसीटी का, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या क्या चीजें करते हैं रिसर्च में, जैसे बहुत सारी चीजें हो जाती है इसमें। हम डेटा कलेक्शन मेनली करते हैं ना, कि आजकल अगर हमें कोई सर्वे करना होता है तो हम गूगल फॉर्म के थ्रू कुछ क्वेश्चनेयर भरवा लेते हैं ना, तो ये आईसीटी का यूज हो गया रिसर्च में। या हमें डेटा एनालिसिस करना है तो उसके लिए भी हम आईसीटी का यूज कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें। और रिसर्च के एथिक्स क्या क्या हैं, है ना, कि अगर हम किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो हम उसकी जो पर्सनल जानकारियां हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो ये सारे कुछ एथिक्स होते हैं रिसर्च में, जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे रिसर्च में हम जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए रिसर्च में, है ना, हम अपनी बायसनेस को उसके अंदर नहीं आने देंगे, ये सारी चीजें। और नेक्स्ट यूनिट हमारी है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको एक पैसेज मिलेगा कि, और उसके बाद उसके 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑन द स्पॉट, उस पैसेज को पढ़ के 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि हमें पढ़ के भी चीजों को जल्दी जल्दी समझना आना चाहिए ना। कि ऐसा नहीं है कि आपने ये जो कोर्स ले लिया है और आप किसी टीचर के थ्रू पढ़ के टीचर नहीं बन सकते ना। आपको खुद आप में भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप चीजों को पढ़ के समझ सके और उन्हें इंटरप्रेट करके आंसर भी निकाल सके, है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज मिलेगा जिसको आपको उसी टाइम पे सॉल्व करके उसको समझ के 5 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे, है ना। इसको भी हम समझेंगे कि हम किस तरीके से इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई बार हम बहुत श्योर नहीं हो पाते हैं कि एग्जैक्ट एग्जामिनर ने यही आंसर सोचा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी भी इंक्लूड हो जाती है ना। लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस वाला पार्ट है। ठीक है, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन, ये प्रैक्टिस वाला पार्ट है। देखिए, हमारे जो पूरे सिलेबस में ना कुछ यूनिट ऐसी हैं जो थ्योरी बेस्ड है, जिनमें आपको थ्योरी समझना पड़ेगा और कुछ हद तक चीजें रटनी पड़ेगी, है ना। जैसे कौन सी थ्योरी किसने दी, ठीक है, और क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगी, रटने वाली चीजें आपको खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जो कॉन्सेप्ट है ना उसका एप्लीकेशन पूछ लेते हैं एग्जाम में घुमा फिरा के। जैसे कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसमें कोई पर्टिकुलर रिसर्च है ना, तो वो कहाँ पे यूज होती है, या फिर कोई केस आपको दे देंगे कि बताइए इसमें कौन सी वाली रिसर्च यूज होगी,
तो इस तरीके से भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और कुछ पार्ट हमारा इसमें ऐसा रहता है जो प्रैक्टिस बेस्ड होता है, कि जिसमें आपको प्रैक्टिस कर करके ही आप उसमें अच्छे हो सकते हैं, है ना? जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसे मैथ अगर आपको नहीं आती है तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कब कर पाओगे? जब आप मैथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझाऊँगी, मैथमेटिकल रीजनिंग में भी मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाऊँगी, लेकिन फिर भी आपको मैथ जैसी जो यूनिट है उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, है ना? इसीलिए हम मैथ को बहुत लास्ट के लिए नहीं रखेंगे और बहुत शुरुआत में भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप मुझसे मैथ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई इसमें बहुत बेसिक लेवल की मैथ आती है ना, तो अगर आप मैथ के लिए इतनी बेसिक मैथ पढ़ने के लिए अगर आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी मैथ बहुत वीक होगी। और अगर आपकी मैथ बहुत वीक है तो हम स्टार्टिंग में उसको नहीं लेंगे, है ना? स्टार्टिंग में हम कोई इजी यूनिट उठाएंगे, उसके बाद मिड में हम मैथ को स्टार्ट करेंगे और आप उसकी प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे करना है और आप उसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो मैथ भी कोई ऐसी नहीं है कि बहुत मुश्किल आती है, इसमें बहुत बेसिक लेवल की मैथ आती है। तो कॉम्प्रिहेंशन में हमें पैसेज बेसिकली सॉल्व करना है, ठीक है? फोर्थ यूनिट हमारी है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब है कि जैसे आप टीचर हैं, तो आपको स्टूडेंट्स को कुछ समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे? जैसे किसी इंसान के दिमाग में कोई आइडिया है, कोई विचार है या कोई इंफॉर्मेशन है जो उसे शेयर करनी है किसी से, तो उसको आना चाहिए ना कि किस तरीके से उस बात को कम्युनिकेट किया जाता है ना? तो एज अ टीचर हमें कम्युनिकेशन स्किल हमारी अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स को समझाना है इजी वे में। तो कम्युनिकेशन यूनिट हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है? तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? कम्युनिकेशन का मीनिंग सबसे पहले तो, कि कम्युनिकेशन होता क्या है, इसको डिटेल में हम समझेंगे क्या होता है कम्युनिकेशन। और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये इसके टाइप्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या होती है। वैसे हिंदी में भी मैंने दिया है इसको, है ना? आप इसको यहाँ से हिंदी में भी देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको दे ही दूंगी, ठीक है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रभावी संचार क्या होता है, कि किस तरीके से हम बहुत अच्छे से चीजों को समझा पाते हैं, है ना? इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है? बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब प्रभावी संचार में क्या क्या बाधाएं आ जाती है, कब कब कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ना? किन किन कारणों से टूट जाता है ना? और उन उन बैरियर्स को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, ठीक है? मास मीडिया एंड सोसाइटी, जो हमारा जो मास कम्युनिकेशन है ना? उसमें मीडिया का रोल और सोसाइटी का उस पे इम्पैक्ट, तो ये सारी चीजें भी हम कम्युनिकेशन वाले यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट यूनिट हमारी है यूनिट 5th, कम्युनिकेशन, ठीक है? मैथमेटिकल सॉरी 5th यूनिट हमारी है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये वही मैथ वाला पार्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि मैथ वाले पार्ट में हमें प्रैक्टिस करते रहना होगा। अगर आपका मैथ वीक है तो आपको, देखिए अभी से ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी मैथ बहुत ज्यादा वीक है ना, कि अगर आपने 10th के बाद कभी मैथ पढ़ी ही नहीं, तो भी कोई बात नहीं, हम इस यूनिट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी से ही कुछ चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि आपको एक तो टेबल्स याद करनी चाहिए, अगर आपको नहीं याद है, कम से कम 20 तक, ठीक है? क्योंकि हमें कैलकुलेशन ही तो करनी है, उसमें ये सारी चीजें ना हमारा टाइम सेव कर देती हैं। अगर हमें टेबल्स याद है, अगर हमें स्क्वायर्स याद है, क्यूब्स याद है ना? और ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, कि किसका क्यूब क्या है, जैसे 25 का क्यूब क्या है, इतना तो नहीं, पर कम से कम आप 20 तक सारी चीजें याद कीजिए, कम से कम टेबल, क्यूब और स्क्वायर्स, है ना? और जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, ये तो मैं आपको बताऊंगी स्टार्टिंग में, जब हम मैथमेटिकल रीजनिंग वाले यूनिट को स्टार्ट करेंगे। पर अभी के लिए आप 3 चीजें कर लीजिए, एक तो 20 तक टेबल्स याद कर लीजिए, स्क्वायर और क्यूब्स याद कर लीजिए, ठीक है? ताकि हमें कैलकुलेशन में हमारी थोड़ी स्पीड बने, ठीक है? देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग में सिर्फ मैथ नहीं है, रीजनिंग भी है। तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग, ठीक है? नंबर सीरीज, किन किन टाइप की रीजनिंग है इसमें? एक तो नंबर सीरीज है, ठीक है? जो एबीसीडी वाले जो होते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस, वो भी आते हैं। रिलेशनशिप यानी जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस भी आजकल तो नहीं आते हैं, पर कभी कभार आ भी जाते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन, है ना? और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यानी कि जो फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग और एवरेज। देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत हाई लेवल की मैथ हो इसमें,
है ना, बहुत नॉर्मल मैथ है और अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस यूनिट में भी अच्छे से स्कोर करेंगे, है ना। नेक्स्ट यूनिट हमारी है लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग ना बेसिकली इसमें 4 पार्ट है। एक तो इंडियन फिलॉसफी, एक वेस्टर्न फिलॉसफी, ठीक है, एक इंडियन लॉजिक और एक वेस्टर्न लॉजिक, ठीक है। तो इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी का पार्ट भी इसमें आ जाता है। और उस पे जो इंडियन फिलॉसफी है ना, जैसे ये देखिए प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, मैं इसको नीचे कर देती हूँ। देखिए ये इंडियन लॉजिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडियन फिलॉसफी, ठीक है, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण, प्रत्यक्ष। इसमें क्या होगा, जैसे हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे ना कि हमारी क्लासेस बाइलैंग्वेज रहेंगी, दोनों ही लैंग्वेज को हम मिक्स करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनको भी ये सारी चीजें हिंदी में ही पढ़नी पड़ेगी कि ये प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष ही बोलते हैं। कई बार इंग्लिश में भी ये प्रत्यक्ष इसी तरीके से लिखा हुआ आ जाता है, परसेप्शन नहीं आता है, वहां पे प्रत्यक्ष आ जाता है कई बार, क्योंकि ये जो इंडियन लॉजिक है ना, ये बेसिकली हिंदी में ही बना था और इसमें कुछ शब्द संस्कृत वाले हैं, तो इसको हमें हिंदी में ही पढ़ना होगा, ठीक है। और जो वेस्टर्न लॉजिक है उसको हमें इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कई बार वो चीजें इंग्लिश में ही एज इट इज लिखी हुई आ जाती है। तो अगर हम उनका ट्रांसलेशन करके पढ़ेंगे ना, तो अगर एग्जाम में अगर वो इंग्लिश वाला टर्म आ गया तो हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। और वैसे भी अगर ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ी होती है तो एग्जामिनर किस चीज को सही मानते हैं, इंग्लिश वाले को। तो हिंदी वालों को तो खास कर ही ध्यान रखना है कि टर्म्स कम से कम हमें इंग्लिश में ही पढ़नी है, ठीक है। और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश से हमें परहेज नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, थोड़ी बेसिक इंग्लिश, है ना। और यहाँ पे हमारा इंग्लिश में हम टर्म्स को देखे बिना हमारा काम भी नहीं चल पाएगा और हम चीजों को अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे इंडियन लॉजिक की। इसमें है प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, है ना, और स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना, व्याप्ति, हेत्वाभास, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो इसमें लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है, मतलब जो लॉजिक का जो पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है, आर्ग्यूमेंट के फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, मूड, फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, connotation and denotation of terms, classical square of opposition, evaluating and distinguishing deductive and inductive reasoning, analogies, Venn diagram, simple and multiple use of establishing validity of argument की validities वगैरह, ठीक है। ये हो गई लॉजिकल रीजनिंग की बात। अब नेक्स्ट हमारी यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि डीआई, इसको शॉर्ट में डीआई भी बोल देते हैं। तो डीआई का सिंपल मीनिंग ये है कि ये भी मैथ ही एक तरीके से, अगर हमने मैथमेटिकल रीजनिंग को अच्छे से कवर किया है तो डीआई हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें भी सारा मैथ का ही पार्ट है। लेकिन जैसे इसमें क्या होगा, इसमें हमें 5 क्वेश्चन किसी कोई जो टेबल फॉर्म में हमें डेटा दे देंगे, इसमें लिखा तो है बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, पर मोस्टली टेबल चार्ट ही आता है आजकल, ठीक है। ये सारी चीजें पहले आती थी, आजकल नहीं आती, पर उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि कौन सा वाला चार्ट आ रहा है, लाइन चार्ट आ रहा है या पाई चार्ट आ रहा है या टेबल चार्ट आ रहा है ना। हमें तो बेसिकली डेटा को इंटरप्रेट करके उनको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, जिसमें हमें मैथ के कुछ फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे जो हम मैथमेटिकल रीजनिंग में सीखेंगे। इसकी बस हमें थोड़ी सी अप्रोच समझनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से जो टेबल है उस टेबल के डेटा को एनालिसिस करते हैं, है ना। तो डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस, ये तो ऐसे ही है, बेसिकली हमें इसमें मैथ ही यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हमारी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटी, ठीक है। तो आईसीटी की यूनिट में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, आईसीटी में हम जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजीज, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जो आईसीटी का, देखिए क्वेश्चन ना इंटीग्रेटेड जैसे मिला जुला के पूछे जाते हैं कि आईसीटी का और टीचिंग एप्टीट्यूड का मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। ये आईसीटी का रिसर्च का मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। वैसे ही आईसीटी आगे हायर एजुकेशन यूनिट है हमारी, तो आईसीटी और हायर एजुकेशन को मिला के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आईसीटी एक ऐसी यूनिट है
जो सारों में ही मर्ज हो जा रही है। ठीक है, तो आईसीटी का क्योंकि हर जगह यूज है, रिसर्च में भी यूज है, टीचिंग में भी यूज है, कम्युनिकेशन में भी आईसीटी का यूज होता है ना। जैसे मैं अभी आपसे किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, आईसीटी के यूज से ही कर पा रही हूँ, है ना। तो आईसीटी का डायमेंशन बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा, है ना। आईसीटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी यूनिट्स। नेक्स्ट यूनिट हमारी है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। देखिए, अब आईसीटी की यूनिट में सिर्फ इतनी चीजें लिखी हुई है, 4 पॉइंट्स, लेकिन एक्चुअल में जो प्रीवियस, जैसे मैंने बताया ना कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करके देखेंगे कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स बनते हैं। तो जब हम आईसीटी की यूनिट को डिस्कस करेंगे ना, तब देखना ये लिस्ट कितनी लंबी हो जाती है, क्योंकि आईसीटी बहुत बड़ी और बहुत बहुत ज्यादा बड़ी इसका जो है डायमेंशन है ना। तो आईसीटी में बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी पड़ेंगी। इसमें सुपर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है ना, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, और इसमें कंप्यूटर से, कंप्यूटर की हिस्ट्री से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, वेब की जनरेशन से, हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें लिखा है खाली कि इंटरनेट और इंट्रानेट, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, बेसिक्स नहीं, बहुत एडवांस लेवल के इंटरनेट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। डाउनलोडिंग स्पीड से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर आप इतने टाइम में इतना जीबी का डेटा डाउनलोड कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट हमारी है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। देखिए, इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ना, वो सारे। अभी क्या चल रहा है, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहे हैं, है ना। ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ठीक है, ये जो मतलब इंसानों का और जो पर्यावरण का जो आपस में जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके का होता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है ना, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से हैं, लोकल इश्यूज, रीजनल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज, इसमें सारे हमारे जो प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस होते हैं वो आ जाएंगे, है ना। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, मतलब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, है ना। कौन कौन से टाइप्स हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, है ना। वेस्टेज, जो सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है या जितने भी तरीके के हमारे वेस्ट हैं, इसमें सिर्फ वेस्ट ही नहीं बल्कि जो वेस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो भी आ जाएगा। जैसे वाटर ट्रीटमेंट कैसे होता है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पानी को किस तरीके से हम साफ करते हैं, उसकी जो क्या क्या विधियां होती हैं, है ना। तो हजार्ड्स, जो 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 आपदाएं आ जाती है ना, भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी, तो जो क्लाइमेट चेंज है, सोशल इकोनॉमिक जो इसके डायमेंशंस है, इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है या जो प्रदूषक है पर्यावरण में, उनका जो मानव के हेल्थ पे क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी होती है हमारी, विंड एनर्जी या सॉइल एनर्जी होती है, तो उससे कितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी फिलहाल में, और आगे का हमारा क्या टारगेट है, कौन सा देश जो है उसमें टॉप कौन सी लिस्ट में आता है। तो इस तरीके से हाइड्रो एनर्जी क्या होती है, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, बायोमास एनर्जी कौन सी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी होती है ना। फॉरेस्ट हमारे कितने हैं, किस हद तक वो जंगलों की कटाई हो रही है ना। तो नेचुरल हजार्ड्स भी, जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है ना, डिजास्टर्स हो जाते हैं, है ना, मिटिगेशन हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी हम इन्वायरमेंट वाली यूनिट पे पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है ना, ये हम पढ़ेंगे। इसमें जो इंडिया का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का जो मिशन है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या क्या हुए हैं अभी तक, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया ने किया था ना, ISA, ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें बोली गई थी, है ना। कोप, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, तो ये कौन सी कोप में हुआ था, और अभी जो लेटेस्ट हुई है उसमें क्या बातें हुई है, वो कौन से देश में हुई है ना। तो ये सारी चीजें हम एनवायरनमेंट वाली यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट हमारी है यूनिट 10, हायर एजुकेशन सिस्टम।
क्योंकि हम हायर एजुकेशन के ही टीचर बनने जा रहे हैं, तो हमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी ही चाहिए ना, कि हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन हैं, है ना? और जो एंशिएंट इंडिया में किस तरीके की, जो वैदिक समय में, प्राचीन समय में किस तरीके की एजुकेशन होती थी, क्या एजुकेशन का सिस्टम था, है ना? और जो इवैल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब जो आज़ादी से पहले वाली चीज़ें, आज़ादी के बाद वाली चीज़ें, जो जितने भी एक्ट बने थे, है ना? गवर्नमेंट या जो नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ के द्वारा जो भी एक्ट बने थे या जो समितियाँ बनी थी, वो सारी चीज़ें, है ना? जो पहले के समय में प्राचीन शिक्षा कैसी होती थी, कन्वेंशनल शिक्षा कैसी होती थी, नॉन कन्वेंशनल कैसी होती थी, है ना? प्रोफेशनल टेक्निकल और जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, वो क्या होती है? देखिए, एक टाइम ऐसा आया था या अभी भी लगभग वही टाइम चल रहा है कि जब लोगों के पास डिग्रियां तो बहुत हैं, पर उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। जैसे उनके पास कोई स्किल नहीं है, मतलब सारे लोग वेल एजुकेटेड तो हैं, पर उनके पास कोई स्किल नहीं है। तो तब से आया वोकेशनल कोर्सेज का टाइम शुरू हुआ, मतलब सरकार ने वोकेशनल कोर्सेज को लॉन्च किया। हाँ, जैसे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है ना, एनईपी 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें हम वैल्यू एजुकेशन को भी पढ़ेंगे, है ना? एनवायरमेंटल एजुकेशन को भी पढ़ेंगे, और जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, और एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि कौन सी बॉडी है जो रेगुलेटिंग बॉडी है, कौन सी गवर्निंग बॉडी है, कौन सी अम्ब्रेला बॉडी है ना? तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे नैक क्या होता है, नैक होता है ना, नेशनल जो NAAC, है ना? तो ये क्या होता है, ये ग्रेडिंग देता है ना? और ऐसे ही और भी अलग अलग तरीके के जो ग्रेडिंग देने वाली बॉडीज हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। और हमारे जो इंडिया में, मतलब एजुकेशन सिस्टम में और भी जो पॉलिसीज बनी थी पहले, तो वो सारी भी हम देखेंगे। तो ये तो है हमारा सिलेबस, ठीक है? और ये सिलेबस को अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पे अगर हम पढ़ने बैठेंगे ना, तो हालांकि हमें उसी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसमें तो बहुत कम चीजें लिखी हुई है, ठीक है? तो हमारा जो सिलेबस को कंप्लीट करने में ही, सिलेबस इतना वाइड हो चुका है कि हमें हमारा सिलेबस को कंप्लीट करने में ही ऐसा लगता है कि हमें 1 डेढ़ साल तो सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कि जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया आपको, कि जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम बहुत इन डेप्थ तक जाके पढ़ेंगे, और जो चीज़ें अब आ नहीं रही है एग्जाम्स में, पिछले कई सालों से नहीं आ रही है, जो उतनी रेलेवेंट नहीं है, उनको हम थोड़ा ऊपर-ऊपर से देखेंगे, थोड़ा सरफेस लेवल तक पढ़ लेंगे, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे उनको, है ना? क्योंकि ऐसे तो फिर हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इतना हर तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो हम हमारे सिलेबस को हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पेपर 1 के साथ-साथ आपका पेपर 2 भी पढ़ना है ना? सारा दिन हम पेपर 1 तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो हमें पेपर 2 भी पढ़ना है, क्योंकि उसका वेटेज भी ज़्यादा है। इससे डबल वेटेज है ना उसका तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, तो हमें क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या छोड़ना है। जो चीज़ें बहुत रिलेवेंट नहीं है, वो मैं आपको ऐसे अननेसेसरी नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है? और जैसे-जैसे हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे ना, तो हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना भी सिखाऊँगी, कि किस तरीके से एग्ज़ामिनर की अप्रोच को समझ के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हमने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, वो किस तरीके से अप्लाई होगा, तो वो भी हम क्लास में प्रैक्टिस करते-करते सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए, पढ़ना एक बात होती है, और पढ़े हुए को एग्ज़ाम में अप्लाई करके आना दूसरी बात होती है। तो वो कैसे आएगा, वो हम प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। तो क्लास में हम साथ के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, और जो स्टैटिक पार्ट है, वो भी मैं आपको दूँगी, तो आप रटने वाला काम आपको रटना पड़ेगा उसको, है ना? तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम हमारी जो प्रॉपर यूनिट्स है, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना? तो इन सारी यूनिट्स में जो सबसे शॉर्ट यूनिट है ना, वो हमारी कम्युनिकेशन वाली यूनिट है, यूनिट 4th, ठीक है? तो हम 4th यूनिट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम धीरे-धीरे 1-2 सेशन मैथमेटिकल रीजनिंग के भी ले लेंगे, ताकि आपको, जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं मैथ में, जैसे मैंने बताया ना, तो आप थोड़ा-थोड़ा बेसिक्स मैं आपको बता दूँगी 2-3 क्लासेस में, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, है ना? तो फिर हम मैथ को बीच बीच में लेंगे, ठीक है? कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम मैथमेटिक्स के 2-4 जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सीख लेंगे, और उसके बाद हम मैथ को थोड़ा मिड में लेंगे,
ठीक है? मतलब जब हमारा कोर्स थोड़ा रिदम जब हमारी बन जाएगी ना, पढ़ने की एक स्पीड बन जाएगी, तब हम मैथ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी यूनिट 4th कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है?